नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉलेजियम प्रणाली से ही होगी जजों की नियुक्ति। सरकार ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल। बिहार में शांतिपूर्ण रहा दूसरे दौर का मतदान, 55% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत 456 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। गोपनीयता खत्म करने पर प्रधानमंत्री का जोर, कहा सरकारी कामकाज में बढ़े खुलापन। केंद्रीय सूचना आयोग के 10 साल पूरे। महाराष्ट्र के 14,708 गांव सूखाग्रस्त घोषित, छात्रों की फीस माफ। इस साल 1,500 किसानों ने अब तक दी जान। पंजाब में आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस होंगे, पंजाब सरकार का ऐलान। अटारी सीमा पर रोकी गई लाहौर दिल्ली बस। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएससी कानून रद्द कर दिया है। ये व्यवस्था बड़ी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए संसद ने बनाई थी। शीर्ष अदालत ने करीब 2 दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखने का आदेश दिया है। संविधान पीठ ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है और इसीलिए सुझाव भी मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को असंवैधानिक करार दिया। इसके साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों में सरकार की भूमिका खत्म हो गई है। 5 सदस्यों वाली पीठ ने इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की याचिका भी खारिज कर दी। Both the acts have been struck down. Now the effect would be कि जो पहला वाला कोलिजियम सिस्टम है जिसमें अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस होती थी, अब कोलिजियम सिस्टम दोबारा से ऑपरेट करेगा और फर्दर अपॉइंटमेंट जितनी भी हैं वो कोलिजियम सिस्टम से ही होंगे। एनजेएसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। आयोग में कानून मंत्री को शामिल करने पर भी सवाल उठाए गए थे। सरकार ने कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। So will of the people has been properly represented by the government, and as far as the further steps and other things are concerned, I will come back to you only after going to the text in detail and after consulting with my honorable Prime Minister. जानकारों का मानना है कि इस फैसले से न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों पर नई बहस शुरू हो सकती है। अब तो बहस शुरू होगी कि पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसके जो रोल्स है उसके बारे में तो चर्चा तो होगी ही, क्योंकि एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जिसको कह सकते हैं फैसला है ये। न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले कोलेजियम प्रणाली से होते हैं। ये व्यवस्था 1993 से लागू है। कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 4 अन्य वरिष्ठतम जज शामिल हैं। एनजेएसी का मामला कोर्ट पहुंचने के बाद जजों की नियुक्ति रुकी हुई है। इससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करीब 400 पद खाली हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सैकड़ों रिक्त पदों को भर दिया जाएगा और न्याय का पहिया दोबारा अपनी गति से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि आज के इस फैसले से एक नई बहस शुरू हो सकती है, जिसमें इस बात का जिक्र हो सकता है कि न्यायपालिका और विधायिका में अधिक ताकतवर कौन है। कैमरामैन चेतन शर्मा और मेरे सहयोगी विपिन चौहान के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसदीय संप्रभुता के लिए झटका बताया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए सुझाव मांगना ये बताता है कि इस प्रक्रिया में कहीं कुछ खामी है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से संसद के कानून बनाने के अधिकार की सीमा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। बड़ा सवाल इस जजमेंट से देश में उठेगा कि अंततः पार्लियामेंट का संविधान के संशोधन में और कानून को लेजिस्लेट करने में क्या रोल है, और क्या उस रोल की जो सीमा है वो हर हालत में अंतिम तौर पे सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिलिनेट करेगा। When they are themselves saying that we need to get suggestions on improving the working of the collegium system, that means there was something wrong in there which requires to be addressed. You go through the judgment, examine, and thereafter come out with a structured response. What future course of action? सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार जो भी इस तरह का फैसला लेती है
उसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को भी विश्वास में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कामकाज में और खुलापन लाने की वकालत की है। केंद्रीय सूचना आयोग की 10वीं सालगिरह पर उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री के मुताबिक सूचना का अधिकार कानून से सरकार और आम लोगों के बीच भरोसा बढ़ा है। हम नागरिक पर भरोसा करके व्यवस्थाओं को चलाएं, नागरिकों पर शक करके हम चीजों को चलाएंगे तो फिर हम भी अपने आप को कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सूचना आयोग के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आज के युग में गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में लोगों के पास सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए कि ये सारा कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए एंड ट्रबल फ्री होनी चाहिए। कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समय के साथ आरटीआई कानून और मजबूत होगा। Where is it that information is being used for empowerment, to avoid harassment, for the benefit of the small man, or is it merely being used by some busybodies for collateral purposes? I think this is a never-ending debate which will have to carry on. आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी उम्मीद जताई कि सरकार अपने वादों को जल्द पूरा करेगी। Haven't in these 16 months seen any action. We saw words before the government came in. We saw words today. We've heard words today. We hope to see action. आरटीआई कानून को लागू हुए 1 दशक हो चुका है और हर साल लगभग 80 लाख लोग सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री जो कहा है और जो उन्होंने आगे के लिए एक रास्ता सुझाने की कोशिश की, उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज जिनसे संयोजक हैं एनसीपीआरआई से। अंजलि, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री महोदय की अगर बात से शुरुआत करना चाहूँ, 3 टी की बात कर रहे हैं, वो टाइम, ट्रांसपेरेंसी और ट्रबल फ्री अप्रोच। अब तक का जो सिस्टम रहा है, इसमें इन तीनों टी की कितनी खामियाँ, कितनी कमी आपको नजर आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना के अधिकार को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा कानून है जिसकी मांग लोगों से उठी, लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। हमारे देश में हर साल 60 लाख से ज़्यादा सूचना के अधिकार के तहत अर्जियां लगाई जाती हैं और वो आम नागरिक लगा रहे हैं अपने राशन, पेंशन, स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसी चीज़ों के ऊपर अपने अधिकार लेने के लिए। और ऐसे में अगर समयबद्ध तरीके से सरकार लोगों को सूचना नहीं देती है तो एक तरह से जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसी तरह से सूचना का कोई महत्व नहीं रह जाता। अभी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारे जो सूचना आयोग हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, यदि उन्हें सूचना ना मिले, वहाँ पर बहुत लंबी पेंडेंसी है, बहुत भारी पेंडेंसीज रहती हैं और उसके कारण लोगों को सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आंकड़े बताते हैं 60 साल लगते हैं एक हियरिंग को आने में। वेस्ट बंगाल में 18 साल लगेंगे एक हियरिंग को आने में, अगर करंट रेट ऑफ डिस्पोजल से देखा जाए तो। ऐसे में सरकारों की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि जो आयोग हैं उनके आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो सरकारों को करनी होती है। आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही वो बहुत अच्छी बातें थी और टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, पर हमें यही चिंता थी पिछले 1.5 साल में 9 महीने तक जो केंद्रीय सूचना आयोग है उनके मुख्य की नियुक्ति नहीं हुई। उस कारण से पेंडेंसी बहुत बढ़ी केंद्रीय सूचना आयोग में और लोगों को बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा। बल्कि पिछले साल की जो कन्वेंशन थी वो भी इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि कोई मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं थे। अब ऐसे में सरकार यदि एक राजनीतिक अपनी मनोबल इच्छा शक्ति रखती है तो उन्हें ये देखना होगा कि जो केंद्रीय सूचना आयोग हैं और तमाम देश में आयोग हैं उनमें समय पर नियुक्तियां हो, जिससे कि लोगों को समय से सूचना पहुंचे। तो क्या अंजलि, इसके पीछे जो बड़ी वजह क्या आपको नजर आती है कि सरकार या फिर मैं कहूँ कि देश के मुखिया अगर ये कहते हैं कि खुलापन होना चाहिए, तेज़ी के साथ टाइमली होना चाहिए, तो फिर खामी कहाँ पर है? क्यों इतना डिले हो रहा है? क्या सिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैन पावर की कमी है, फंड्स की कमी है, या फिर सोच? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलके आती हैं, पर मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। आज हम
वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को, बहुत ज़रूरी बातें करी उन्होंने इसके अंदर, लेकिन अब हम आगे देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इन बातों को के ऊपर अमल होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा, कि लोगों को ये समझ में आए कि आसान तरीके से उन तक सूचना पहुंचेगी। सूचना के अधिकार का धारा 4 में सरकार को स्वतः खुद सूचना पहुंचानी होती है लोगों तक जो उनके हित में हो। अब हम देखते हैं कि पूरे देश में धारा 4 का अनुपालन हो ही नहीं रहा, बल्कि अभी हाल ही में एनसीपीआरआई ने एक ऑडिट करा सारे चीफ मिनिस्टर के ऑफिसेस के वेबसाइट्स का, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के वेबसाइट का। 30 ऐसे वेबसाइट्स के ऑडिट पे पता चला कि केवल 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें धारा 4(1)(b) का कुछ उल्लेख है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की वेबसाइट पे और बाकी चीफ मिनिस्टर ऑफिसेस के वेबसाइट पे है ही नहीं, धारा 4(1)(b) का प्रॉपर अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो एक सिग्नल जाता है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे यदि गौर किया जाए और अगर एक सही से ऑफिसर्स को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी समझ आए कि इसमें बिल्कुल कोई भी लैक्सिटी नहीं करी जाएगी, इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है कि हम टालम टोल करें, तो इससे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आयोगों में भी सही तरह के नियुक्तियां होनी चाहिए हैं और वहां पर भी पेनल्टी का जो प्रावधान है सूचना के अधिकार कानून में, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है अंजलि की अभी भी जो आयोग हैं, चाहे मैं केंद्रीय बात करूं या फिर राज्यों की, वो अभी भी अफसरों के शिकंजे में कहीं कुछ फंसा दिखता है, इसीलिए उतनी तत्परता या तेजी नजर नहीं आ रही है? हमने एनालिसिस किया है, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, हमने एक स्टडी भी अंडरटेक करी थी, नेशनल स्टडी, तो उसमें हमने पाया कि अभी तक 87% जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पूरे देश में रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, वो सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। 60% से ज़्यादा जो आयुक्त हैं वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। ऐसे में एक दिक्कत ये आती है, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है पिछले 60 साल से सूचना ना शेयर करने का, और कई बार तो हमने देखा है कि डायरेक्टर आईबी बने हैं केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त, जिन्होंने पूरा उनकी जो कार्यकाल है उसके अंदर सूचना ना दी हो, तो फिर उन्हें अगर मुख्य सूचना आयुक्त बना जाए तो एक विडंबना हो जाती है। उस पर ऐसे लोगों को रखा जा रहा है या फिर ऐसे लोगों को भरने के एक जरिया बना दिया गया है जो शायद एक सिर्फ नाम की पोस्टिंग हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि उसको भरना है किसी पद को, सिर्फ ये माना जाता है, योग्यता जो चाहिए उसका कोई पैमाना वहाँ पर नहीं दिखता है। देखिए, योग्यता भी और माइंडसेट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कानून में यदि एक माइंडसेट रहता है कि हम प्रोटेक्ट करें ब्यूरोक्रेसी को, तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी और जिस तरीके के ऑर्डर्स आने हैं वो भी नहीं आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नियुक्तियाँ होती हैं इन पदों पर वो पूरी पारदर्शिता से हों। हम शुरू से यही मांग रखते आए हैं पिछले 10 साल से कि जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं ये सूचना के अधिकार कानून के लिए हो रही हैं, खुलासे के लिए हो रही हैं, तो उन्हें तो कम से कम एक पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिससे सही प्रकार के आयोग में आयुक्त हों और फिर उनके ऊपर जो भी ऑर्डर्स पास करते हैं वो भी ठीक तरीके के हों। अंजलि, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग लंबे अरसे से इस पर लगे हुए हैं, लड़ाई लड़ी है और उसको हकीकत में धरातल पर देखा भी है, कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप सरकार को सलाह देना चाहें कि जिसको बदलना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिखता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा इस कानून का इस्तेमाल जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन लगाना, उसको फॉलो अप करना, कमीशन तक जाना बहुत मुश्किल है। जो धारा 4 है सूचना के अधिकार कानून की, सरकार को खुद ब खुद जिसमें लोगों को सूचना पहुंचानी है और ऐसे तरीकों में पहुंचानी है जो लोग खुद समझ सकें। तो कहीं पे बोर्ड लगा के केवल डिजिटल इंडिया और वेबसाइट पे सूचना डाल के हमारे देश में जो लोग हैं जिनको ना तो इंटरनेट का एक्सेस है, ना उनके पास अंग्रेजी माध्यम में वो पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई सूचना मायने नहीं रखेगी। तो धारा 4 जो है उसका सही से अनुपालन होना चाहिए, लोगों तक स्वतः सरकार सूचना लगाए। हमने जो देखा है, एप्लीकेशंस को एनालाइज किया है, 70% ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो केवल सूचना मांग रही हैं जो धारा 4 में सरकार को खुद देनी चाहिए। तो यदि सरकार बोर्ड्स पे वॉल पेंटिंग्स के जरिए लोकल भाषा में लोगों तक सूचना पहुंचा दे, तो मुझे लगता है इससे जो स्पिरिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, जो कानून का जो पूरा एक स्पिरिट था, वो ज़रूर हो सकता है। और इसमें सरकार अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो बिल्कुल हो सकता है काम। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। यदि हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका, न्यायिक नियुक्ति आयोग को ठहराया अवैध। जारी रहेगा कॉलेजियम सिस्टम, क्या होगा सरकार का कदम, क्या है संवैधानिक विकल्प। देखिए देश देशांतर, एनजेएसी रद्द, रात 8:30 बजे। और बात बिहार चुनाव की। बिहार में आज दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे दौर के लिए कुल 55% वोट पड़े, जिसमें कैमूर जिले में सबसे ज्यादा तकरीबन 58% वोटिंग हुई। ये तस्वीरें हैं बिहार में दूसरे दौर के मतदान की। इस दौर में 32 सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। दूसरे दौर में कुल 86,13,832 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। कुल प्रतिशत देखें तो इस फेज के लिए ये लगभग 55% रहा, जो पिछली बार 52.03% था। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिलों कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना भी नहीं भूले। सही लोगों को वोट दिया जाए, जो हमारा सही सदस्य है। हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे। यहाँ का विकास होने का मतलब देश का विकास, मतलब हमारा विकास। ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा जब देश का विकास होगा। तो एक ही मुद्दा बस हमारा है, विकास होना। जो विकास नहीं किया है उसी के विरोध में हम लोग वोट देंगे। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भीषण सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने करीब 15,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और किसानों को कर्ज, बिजली के बिल और फसल खरीद समेत कई सहूलतें देने का ऐलान किया है। कम बारिश के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखे के हालात पैदा हो गए। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के 14,700 से ज्यादा गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को कर्ज, बिजली के बिल और छात्रों की परीक्षा फीस में रियायत दी गई है। महाराष्ट्र में 14,708 गांव में हमने अकाल पीड़ित गांव घोषित किए हैं, जिसमें कि जो कर्जा होता है तो कर्जा का पुनर्गठन करना, नया कर्जा उनको उपलब्ध कर देना, बिजली का जो कृषि पंप का कनेक्शन है वो ना काटना, उनके जो लड़कों की फीस है वो फीस जो परीक्षा फी है वो माफ करना, ऐसी कई सहूलतें आज हमने घोषित की है। राज्य सरकार रबी के मौसम में दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को बीज और खाद मुहैया करा रही है। साथ ही खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। कपास है, धान है, सोयाबीन और ज्वार है, इसके खरीदी के लिए खरीदी केंद्र खुलवाने के लिए भी निर्णय आज लिया है। अभी रबी हंगाम ने ये दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चना है उसको प्रोत्साहन हम दे रहे हैं और किसानों को चने के लिए बीज मुफ्त दे रहे हैं। कई जगह खाद भी उसके साथ साथ मुफ्त देना हमने शुरू किया है।
इस साल मराठवाड़ा और विदर्भ में औसत से 44% कम बारिश हुई थी। वहीं मध्य महाराष्ट्र में 38% कम बारिश हुई। महाराष्ट्र में इस साल करीब 1,500 किसानों के खुदकुशी करने के मामले सामने आए हैं। इसमें आधे मराठवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दालों की आसमान छूती कीमतों के बीच सरकार ने इनका बम्पर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। कृषि राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 40,000 मीट्रिक टन दालों का बफर स्टॉक बनाया जाएगा। इसमें 30,000 मीट्रिक टन अरहर दाल और 10,000 मीट्रिक टन उड़द दाल होगी। ये दालें सीधे किसानों से बाजार भाव पर खरीदी जाएंगी। किसान को भी फायदा होगा कि मार्केट में जिस समय दालों की आवक होती है तो रेट कम हो जाते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं। तो किसान को फायदा इसलिए होगा कि सरकार खरीद कर रही है तो रेट थोड़ा ठीक मिलेगा किसान को, और कंज्यूमर को फायदा उस समय होगा जब रेट बढ़ जाते हैं तो कम से कम मार्केट को स्टेबलाइज करने में इस दाल से कुछ मदद मिलेगी। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस होंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने राज्य पुलिस को ये निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि लोग धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के चलते उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा और उनका गुस्सा भड़का। उन्होंने राज्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और आज प्रदर्शन के चलते लाहौर दिल्ली बस सेवा पर भी इसका असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आज भीड़ ने एक पशु तस्कर की पीट कर हत्या कर दी, जबकि उसके 4 साथियों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया। घायलों को गिरफ्तार करके अस्पताल में एडमिट कराया गया। तस्कर जानवरों को ट्रक पर लाद कर ले जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जरूरतों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। एनएसजी के 31वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने देश सुरक्षा में एनएसजी की भूमिका की तारीफ की और जांबाज जवानों को सम्मानित किया। हरियाणा के मानेसर में शुक्रवार को एनएसजी का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शिरकत की। इस मौके पर एनएसजी के महानिदेशक ने भरोसा दिलाया कि एनएसजी आतंकवाद और इस तरह की दूसरी देश विरोधी गतिविधियों से निपटने में हर समय तत्पर है। आतंकवाद एक जटिल विश्वव्यापी समस्या बन गया है। विघटनकारी तत्वों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के कारण सुरक्षा बलों के लिए भी यह अति आवश्यक है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपनी रणनीति एवं तकनीक में लगातार सुधार करें। एनएसजी महानिदेशक ने कहा कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को तकनीक और तरकीब दोनों मोर्चों पर अपने को लगातार बेहतर बनाने की जरूरत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जरूरतों को सरकार पूरा करेगी। आतंकवाद का खतरा लगातार देश के सीमाओं को लांघता हुआ समग्र विश्व के सामने एक खतरनाक चुनौतियों के रूप में उभर रहा है। आतंकवाद की समस्या विश्वव्यापी है, अतः इन्हें निपटने के लिए हमें पारंपरिक विधियों के आगे सोचना होगा। समारोह में गृह राज्य मंत्री ने जांबाज कमांडो और शहीद जवानों के परिजनों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया। हंसते हंसते कुर्बान होने वाले हमारे वीर जवान। इस मौके पर एनएसजी कमांडो ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसमें वीवीआईपी सुरक्षा ड्रिल, K9 डॉग शो, पैरामोटर सेलिंग, विमान अपहरण, इसकी खबर जहाज के अंदर आतंकवादियों को नहीं है, विस्फोट से निपटने के तरीके और तकनीक को पेश किया गया। महिला कमांडो ने भी अपने हैरत अंगेज करतब और दमखम का प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नियुक्ति तबादलों पर केंद्र और राज्य सरकार फिर आमने सामने है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने बिना पूछे 6 अफसरों के तबादले कर दिए, जिनमें दिल्ली के वैट आयुक्त विजय कुमार भी हैं। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा फिर से शुरू हो गया है। संभावना इस बात की है कि इस तरह की लॉबी के दबाव में आके विजय कुमार को दिल्ली से हटाया गया, क्योंकि वो वैट में बहुत बड़े बड़े टैक्स चोरों को पकड़ रहे थे। इसमें दिल्ली के एक बहुत बड़े कार डीलर पे उन्होंने रेड डाली थी। उन्होंने खारी बावली
कि ऐसे लोग जो टैक्स नहीं दे रहे थे उनके ऊपर रेड डाली थी। जनकपुरी के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े फर्जी रैकेट का भांडाफोड़ किया था। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। कोल ब्लॉक घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहत मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका आज सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से आज मुलाकात की। उपराष्ट्रपति आवास पर हुई इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अगले 2 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी भागीदारी योजना के तहत सड़कों के विकास के लिए है। मोतिहारी की एक चुनावी सभा के दौरान अचानक पंखा गिरने से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बाल बच गए। वो एक जनसभा को संबोधित करने मोतिहारी पहुंचे थे। पाकिस्तान से आए एक परिवार को मुंबई में किसी होटल में कमरा नहीं मिला। हाजी अली दरगाह और मुंबई घूमने भारत आए इस परिवार को सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भारत आ रहे हैं। मार्क ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। 28 अक्टूबर को वो भारत में लोगों से मुखातिब होंगे। भारत में करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू हुई चीन की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना पर चिंता जाहिर की है। 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बना जम हाइड्रो पावर स्टेशन मंगलवार को चालू हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौते की संभावना से इनकार किया है। हालांकि अमेरिका ने यह माना कि उसके और पाकिस्तान के बीच परमाणु सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर बात चल रही है। भारत दौरे पर आए महान फुटबॉलर पेले आज दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में सुब्रतो कप के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। इससे पहले प्रशंसकों ने राजधानी में उनका जबरदस्त स्वागत किया। शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 27,215 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 59 अंकों की बढ़त के साथ 8,238 अंकों पर बंद हुआ।